गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल और आज मैं आपसे बात करूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मीनिंग क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ और नहीं बल्कि सिटीजन्स की मॉरल ऑब्लिगेशन है। यानी कि आप देखेंगे ये एक वैल्यू लेडन टर्म है जिसमें एथिक्स की बात हो रही है। ऑब्लिगेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ सकते हैं हम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ नहीं बल्कि मॉरल ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स का, उनमें पेट्रियोटिज्म को इनकलकेट करने के लिए और नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। जो ब्लैक फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी रहा, यानी कि वो समय जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई इंडिया में, उस समय हम देखते हैं कि एक लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होते हैं और सरकार भी अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाती और एक डिक्टेटरशिप का आप कह लीजिए सिमिलर रोल हमको देखने मिलता है इंदिरा गांधी के पावरफुल मोटिव्स में टू अक्वायर पावर, वो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर देती हैं। तो ये कौन सा दौर था? जैसा कि हम सब जानते हैं 1975 से 77 तक हम कह सकते हैं ये टाइम था, जिसमें कि मैंने कहा कि लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हमें देखने मिलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है। ऐसे में 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट एक कमिटी का संगठन करती है, यानी कि एक कमिटी बनाती है जिनका नाम होता है स्वर्ण सिंह कमेटी। अब हम देखेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी इस बारे में रिपोर्ट तैयार करती है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं इंडियन सिटीजन्स को, क्या उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती टुवर्ड्स द नेशन। और इसी के चलते इस कमीशन की रिपोर्ट आती है स्वर्ण सिंह कमेटी की कि सिटीजन्स की मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ऑब्लिगेशंस का भी वर्णन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम देखते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी कुछ 8 ड्यूटीज के बारे में अपनी रिपोर्ट में मेंशन करती है और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूप लेता है 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। यानी कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करती है। तो जब हम ये बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाती हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में इनके बारे में मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं कि पार्ट 4A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन देखने मिलता है और आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो 51A, यानी कि पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ही सब पार्ट 4A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने मिलती हैं और आर्टिकल 51A के पार्ट में ही इसको ऐड किया जाता है। ये फिलॉसफी हम गांधीयन थॉट से भी रिलेट कर सकते हैं। गांधी जी का भी मानना था कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, कि ड्यूटी के बिना राइट्स नहीं होते और राइट्स के बिना ड्यूटी नहीं होती। चलिए अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ड्यूटीज को इसमें मेंशन किया गया है। अब देखिए आर्टिकल तो हो गया 51A, हम देखेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज ऐड हुई। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें कुछ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन हमें देखने मिलता है, बट जब ये अमेंडमेंट होता है तो उस वक्त
कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी जाती हैं, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A। हम देखेंगे बारी बारी ये क्या ड्यूटीज है। चलिए, तो फर्स्ट में हमको देखने मिलता है, यानी कि 51A का सब पार्ट ए में हमको देखने मिलता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री। तो एक इंडिया का नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेशनल फ्लैग, यहाँ पर मैं बना रही हूँ इंडिकेट करने के लिए, नेशनल फ्लैग और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अब देखिए, नेक्स्ट में हमको देखने मिलता है जो फ्रीडम स्ट्रगल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर रहता है 200 साल के करीब। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल लीड करा है और तब हमको जाकर 1947 में फ्रीडम मिलती है 15 अगस्त को। तो जो उनके आइडियाज हैं, वो आइडियल्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है, जिसका मेंशन हमें इसमें देखने मिलता है। देखिए, सी में हमें 3 वर्ड्स याद करने हैं, यूनिटी, इंटेग्रिटी and sovereignty. So being Indian citizen, we need to respect the unity, integrity and sovereignty of our country. चलिए, डी को याद करने के लिए हम हिंट ले सकते हैं यहाँ पर NCC। इस वाले पार्ट में मेंशन है कि इंडियन सिटीजन की ड्यूटी बनती है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, टू डिफेंड द कंट्री। यानी कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए जब मान लीजिए कि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी पे संकट है, तो उस समय जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंडियन सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को अपने देश के लिए डेडिकेट कर दे और फाइट करे। तो एनसीसी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, या फिर एक हिंट के तौर पर हम यहाँ पे रादर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ई में, अगर ई को हम देखें तो ये 5th नंबर पे आ रहा है, तो इसके लिए हम हिंट बना सकते हैं 5, क्योंकि ई को अगर हम नंबर्स में लिखेंगे तो हम 5 लिख सकते हैं, 5 पांडव, क्योंकि इस पार्ट में बात होती है टू सिक्योर प्रोटेक्ट द कॉमन ब्रदरहुड ऑफ इंडियन सिटीजन्स। यानी कि ये बात करता है कि किस तरीके से भाईचारा बढ़ाया जाए इंडियन सिटीजन्स में और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि हमें किसी भी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, डिविजन्स को बढ़ाना नहीं चाहिए, रादर ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड का फीलिंग को प्रमोट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड। नेक्स्ट में हम देखते हैं इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, अपने कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आज का समय ऐसा आ चुका है कि हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं स्पेशली वेस्टर्न कल्चर्स से और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखें और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको प्रमोट करने में। देखिए, इसमें अगर मैं शॉर्ट में हिंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ EVS और नेक्स्ट में लिख सकती हूँ साइंस।
मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ईवीएस वाले पार्ट में बात करी जाती है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने से ज़्यादा सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हैं उस चीज़ को कर्ब करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे अक्सर देखने मिल जाता है गाड़ियों में कि एक सिर्फ पर्सन ट्रैवल कर रहा होता है और इतना पॉल्यूशन होता है, तो उसकी जगह हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखा है साइंस, यानी कि इंडिया का सिटीजन होने के नाते इट्स आवर ड्यूटी टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या समझते हैं हम, साइंटिफिक टेम्परामेंट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंस यानी कि लॉजिक। तो हमें वो समय आ चुका है जब हमें सुपरस्टिशियस नहीं होकर, मिथ्स में बिलीव नहीं कर कर लॉजिकली सोचना चाहिए, हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी सुन लिया, या पुराने ज़माने की जो आप कह लीजिए बुरी प्रथाएं होती हैं, जैसे कि आप कह लीजिए अनटचेबिलिटी। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसका होगा वो कभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस को एनकरेज नहीं करेगा और लॉजिकली क्वेश्चन करेगा। तो आप देखेंगे कि बैकवर्ड एरियाज में या विलेजेस में आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस देखने मिल जाती हैं जहाँ पर उस तरीके से एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है लोगों का। सो इट इज आवर ड्यूटी टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। चलिए IG के साथ हम 10 ड्यूटीज पूरी कर लेंगे जो कि उस समय पे 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई हैं। चलिए पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं करना ही हमारी ड्यूटी है। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय पर जब इमरजेंसी इम्पोज थी, इतना बड़े लेवल पर पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन देखने मिला, या फिर इतना बड़ा भी नहीं सोचकर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि लोग किस तरीके से पब्लिक बिल्डिंग्स में कुछ भी लिख देते हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी लिख देते हैं, या रोड पे स्पिट करना, छोटे से छोटी हैबिट हमारी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में हम देखते हैं that being an Indian citizen we should always thrive for excellence, यानी कि हम खुद के लिए ही अगर सोचें, खुद को बेहतर करने का हर वक्त सोचें, तो अल्टीमेटली वो नेशन का या पूरे कंट्री का बेहतर ही होगा। इट वुड लीड टू बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सो वी शुड ऑलवेज थ्राइव फॉर एक्सेलेंस। कुछ भी सीखें, कुछ भी करें तो उसको अपना बेस्ट करने का कोशिश करें। ये तो हो गई 10 ड्यूटीज, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमको 11 ड्यूटीज देखने मिलती हैं। तो जो लास्ट यानी कि 11th ड्यूटी है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ना ऐड होकर कब देखने मिली हमें, 2002 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यस, ये वही अमेंडमेंट है जिसमें कि हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा राइट टू एजुकेशन ऐड होता है आर्टिकल 21A में। उसी समय एजुकेशन का मेंशन इस जगह पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, और अगर इन केस पेरेंट्स नहीं है तो जो भी गार्जियन है बच्चों के, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो उनको इंश्योर करें कि उनको एजुकेशन अवेलेबल करवाएं। कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है, 6 to 14 ईयर्स। और इसका अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 86th
अमेंडमेंट 2002 में हमको लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हम देखते हैं कि ऐड होती है। चलिए, साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी हमने सारी ड्यूटीज देखी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड तो हो गई अमेंडमेंट के थ्रू या मेंशन तो है, लेकिन ये ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल हैं। यानी कि अगर हम इसको फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिशन में देखें तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, यानी कि अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उस पर कि किस तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज इन नेचर आर नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिशिएबल। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमें फील करना है कि बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हम नेशन में कंट्रीब्यूशन करें। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है, और कमेटी हमने देखी ली स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। फिर से मिलेंगे, बने रहिए आगाज क्लासेस के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।